मलिक मोहम्मद जायसी, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में और उनकी काव्य कला के बारे में। विश्वविद्यालय जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की काव्यगत विशेषताएं, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पक्ष और कला पक्ष, उनके कला पक्ष और उनके भाव पक्ष पर विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए या निबंध लिखिए, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते। तो हम आज पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के कृतित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और जायसी की काव्य कला के बारे में। भक्ति काल के जो विभाजन है, उनकी जो धाराएं हैं, उस पर हम इससे पहले की जो वीडियो डाली गई उस पर भी हम चर्चा करते हैं। एक बार पुनः उसका हम पुनरावृत्ति एक बार कर लेते हैं। भक्ति काल में जैसे दो धाराएं चली, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में फिर दो अलग अलग शाखाएं चली, ज्ञान मार्गी शाखा है और प्रेम मार्गी शाखा है। और प्रेम मार्गी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि हुए थे मलिक मोहम्मद जायसी। हम उनके कृतित्व के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालते, हम पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया। यद्यपि ये काने और कुरूप थे, किंतु फिर भी ये प्रतिभा के धनी थे। शेरशाह हैं इनकी इसी विकृत छवि को देखकर हंस पड़ा था एक बार। तब उन्होंने कहा, मोही का हंसही की कोह रही। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हो, किंतु हृदय से वे हिंदू ही थे। इसका जीवित प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम का मार्ग प्रवीण प्रतीक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। वे मुसलमान तो थे ही, किंतु कट्टर हिंदू नहीं थे। यानी वे मुसलमान तो थे ही किंतु कट्टर नहीं थे। वे मुसलमान तो थे ही, कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संत का समागम किया था। उन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं चाहते थे। वे अनहल वाले विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत और ब्रह्म के पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते। उनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का ही आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडात्मक थी। वे सूफी थे। अतः इसी मत के पूज्य होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्तियों से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम शाखा के कवि थे, तथापि पद्मावत में वीर रस का भी स्थान स्थान पर सुंदर परिपाक चित्रण हुआ। जायसी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी किलाम ये 3 ग्रंथ लिखे। इनमें भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत ही है। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। वस्तुतः जायसी ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य के लिए पर्याप्त श्रम भी किया। अब हम प्रकाश डालते हैं जायसी की काव्य कला पर। जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसके आधार पर ही जायसी की काव्य कला को हम हृदयगम कर सकते हैं, उन पर दृष्टि डाल सकते हैं। पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। इसमें आय वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है। द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, दूत प्रेषण, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य और संयोग वियोग का विस्तृत चित्रण मिलता है। जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी थे। उन्होंने हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मयूरवत नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो उठता था। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद शर्मा कहते हैं कि जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नटी के साथ क्रीड़ाकलाप को भावपूर्ण दृष्टि से देखा है तथा प्रकृति के
व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभावों के सरस और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति पटी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। जायसी की रहस्य भावना भी अनेक उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि है। पद्मावत श्रृंगार प्रधान काव्य है। इसमें आदि से अंत तक रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण अभिव्यंजना हुई है, किंतु अंत में करुण रस की अवतारणा दिखाई देती है। इतने पर भी यह स्पष्ट है कि जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किए हैं और संयोग व वियोग में से वियोग की गहन भूमिका का पर प्रस्तुत किया है। जायसी की भाषा अवधि है। इनके काव्य में अवधि भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग अत्यल्प है, बहुत ही कम है, और इनकी शैली मसन भी है। जायसी ने प्राय सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग किया है और इनके द्वारा मानव मनोभावों की बड़ी ही रमणीय अभिव्यंजना की गई है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग जायसी ने सबसे अधिक मात्रा में किया है और इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भाव उत्कर्ष में सहायक भी हुआ है। जायसी ने मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में ही अपने काव्य की सृजना की है और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इस छंद पद्धति को कड़वकबद्ध छंद पद्धति कहा है। जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यान काव्य है जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया है और न ही उसके महत्व को। और जायसी का पद्मावत इसका अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह वेदना, अनुपम सौंदर्य को विशेष स्थान प्राप्त हुआ और जायसी का विरह वर्णन तो विशेषकर नागमती का हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ये था जायसी का काव्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानसरोवर खंड पद्मावत का, जो अगले वीडियो में। धन्यवाद।